हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। आज के सेशन में हम यूनिट 6 ऑफ लेबर वेलफेयर दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम रिचा है। आई हैव क्वालिफाइड नेट 2 टाइम्स। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कोड 55 या किसी पीएसयू एचआर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटोरियल्स एकेडमी एप्लीकेशन पे एक नॉमिनल प्राइस पे ऑनलाइन वीडियोस या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। So our very first question is which of the following is true about layoff? ठीक है, layoff के बारे में क्या सही है? ठीक, तो it does not apply to establishment where less than 50 workmen on the average per working day have been employed in the preceding calendar month. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फ्रेंड्स। ठीक, इसलिए होगा, ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, बस एक डिफरेंस है, यहाँ मंथ है और यहाँ पर ईयर है। ठीक है, तो ले ऑफ के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे एप्लीकेबल है, उस एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहां 50 से ज्यादा वर्कमैन है। कब? एवरेज पर वर्किंग डे। ठीक है, एवरेज पर वर्किंग डे 50 से ज्यादा वर्कमैन अवेलेबल है इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ। ओके, सपोज हमें ले ऑफ करना है, अगर अभी मंथ है हमारा मार्च, तो फरवरी में सिर्फ और सिर्फ फरवरी में हम लोग कंसिडर करेंगे दैट एवरेज पर वर्किंग डे 50 से ज्यादा वर्कमैन हो। क्लियर? ईयर में नहीं कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ ले ऑफ में होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ले ऑफ डज नॉट अप्लाई टू those establishment where work is of seasonal nature and where work is performed intermittently। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो और साथ ही साथ अगर कैजुअल वर्कर्स हो, बदली वर्कर्स हो, तो वहां पे भी ले ऑफ अप्लाई नहीं होता है। वर्क इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है? रुक रुक कर काम, अगर कॉन्टिन्यूअस ना हो, सीजनल नेचर का हो, तो भी ले ऑफ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे स्टेटमेंट होगा वो कौन सा ट्रू होगा? ओनली ए एंड सी। ठीक, ले ऑफ की डेफिनेशन फ्रेंड्स मैंने बताई थी। ले ऑफ की डेफिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, ये किस सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2K ऑफ आईडी एक्ट। ठीक है, आईडी एक्ट के ये सेक्शन जो है वो ले ऑफ का डेफिनेशन बताता है। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में लिखा है द फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, किस किस रीजन से? रीजन क्या क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोल, पावर, कुछ भी, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, नेचुरल कैलामिटी, ये सारे से अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता है तो क्या होता है? ले ऑफ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What is the layoff compensation for any workman who completed 1 year of continuous service? ये important है फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसके साथ एक और कंडीशन ये है ले ऑफ की कि जो वर्कमैन होना चाहिए जिसको हम ले ऑफ कर रहे हैं वो 1 साल तो उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉन्टिन्यूअस सर्विस का। ठीक है, 1 साल उसको कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ये। जो ले ऑफ कंपनसेशन हम लोग देते हैं वो कितना देते हैं? 50% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस। इतना हम लोग कंपनसेशन देते हैं किसको? उन एम्प्लॉयज को जिनको ले ऑफ करना है, जो कि 1 साल ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस सर्विस का मीनिंग है फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सर्विस फॉर रेगुलर वर्कमैन इज कंसिडर्ड टू बी 240 days and for mining workers it is considered 190 days। right, we'll discuss it। Next question number 3. The layoff compensation is given for a maximum period of answer 45 days। इसको समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? अगर एम्प्लॉयर है वो उसने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, ठीक है, उसने नहीं बताया कि कितने दिन तक ले ऑफ किया है। ओके, तो आफ्टर 45 days he will have to provide ले ऑफ compensation। ठीक, ले ऑफ compensation कितना होगा? 50% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस। और 50% but after 45 days it is lawful on the part of employer to retrench the workers। ठीक, 45 दिन के बाद जब ले ऑफ का पीरियड ओवर हो जाता है तो वो लॉफुली उनको रिट्रेंच कर सकता है। कौन? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज को। ठीक है,
इसमें आपको कैलकुलेशंस भी पूछा जा सकता है, राइट? तो आपको ये सारे टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर्कर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ ले ऑफ? ठीक, हमने भी डिस्कस की, अगर ले ऑफ रहता है तो कंपनसेशन मिलता है जो कि 50% ऑफ बेसिक वेज होगा, मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज, राइट? किस किस कंडीशन में नहीं मिलता है ले ऑफ का कंपनसेशन? सबसे पहला, इफ वर्कर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी एप्लीकेबल अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक, जो एम्प्लॉयर है वो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं उसी एस्टेब्लिशमेंट में या कोई अलग एस्टेब्लिशमेंट में जो कि सेम एम्प्लॉयर का है, ठीक, और सेम टाउन और सेम विलेज का है विद इन अ रेडियस ऑफ 5 माइल्स, ये सारा टर्म्स होता है। तो और सेम स्किल्स ऑफर करेगा किसी दूसरे इंडस्ट्री में जो कि उसी एम्प्लॉयर का है विद इन 5 माइल ऑफ रेडियस, तो ऐसा वहां पे अगर उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और वर्कर रिफ्यूज कर रहा है तो उसको ले ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक, स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इफ इट डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द अपॉइंटमेंट टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स एटलीस्ट वंस अ डे, सी फ्रेंड्स, ले ऑफ के टाइम में भी जितने भी वर्कर्स होते हैं उसको एटलीस्ट एक बार तो अपने वर्किंग प्लेस पे जाना होता है, ठीक है, उसको वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर प्रेजेंट नहीं करेगा तो भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक, एक बार जाके विजिट करना होता है जो भी अपॉइंटमेंट टाइम होता है उस पर, ओके। If layoff is a part of consequence of a strike or slowing down of production by the workers in another part of establishment, ठीक है, अगर किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में कोई स्ट्राइक हो रहा है या फिर कोई प्रोडक्शन स्लो डाउन स्ट्राइक हो रहा है और उसके कारण ले ऑफ हो रहा है तो वहां पे भी जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि आप किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का स्ट्राइक और स्लो डाउन स्ट्राइक फॉलो करते हुए ले ऑफ कर रहे हो तो वहां पे भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 5, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजर, राइट? तो क्लोजर, अ नोटिस टू बी गिवन एट लीस्ट बिफोर डैश डेज ऑफ इंटेंडेड क्लोजर टू द डैश गवर्नमेंट स्टेटिंग कॉज ऑफ इट, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम क्लोजर का जो नोटिस है वो कितने दिनों पहले देते हैं, तो हम 60 डेज पर, बिफोर 60 डेज वी नोटिफाई टू एम्प्लॉइज दैट वी आर गोइंग टू क्लोज द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो हम लोग 60 दिन से पहले देते हैं और जो गवर्नमेंट है उसको भी नोटिस देना पड़ता है ना, उसको भी हमें नोटिफाई करना पड़ता है, बिना गवर्नमेंट को नोटिफाई किए हम क्लोजर नहीं कर सकते। तो हम कौन से गवर्नमेंट को देते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जो एम्प्लॉयर होगा वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ क्लोजर 60 डेज बिफोर ही विल हैव टू गिव द नोटिस, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द लीगल नोटिस पीरियड बिफोर रिट्रेंचिंग एनी वर्कमैन? अगर हम वर्कमैन को रिट्रेंच कर रहे हैं, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट में टर्मिनेशन होता है ले ऑफ के बाद, या रिट्रेंचमेंट में ये भी टर्मिनेशन माना जाता है अगर कोई बिना डिसिप्लिनरी एक्शन के अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रहा है तो उसको भी रिट्रेंचमेंट बोला जाता है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट का जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स ये सेक्शन 200 में है, ले ऑफ का किस में है, 2KK में है, और रिट्रेंचमेंट का डेफिनेशन है 200 में। और वो डेफिनेशन ये बोल रहा है, रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन for any reason whatsoever otherwise than as a punishment indicated by way of disciplinary action. Way of disciplinary action punishment नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से टर्मिनेट हो रहा है तो वो क्या होगा, रिट्रेंचमेंट होगा, ठीक है। उसका लीगल नोटिस पीरियड क्या होता है, 1 month होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, any worker employed in mine is said to be in continuous service if he has been worked how many days, 190 डेज। ये मैंने फ्रेंड्स डिस्कस किया था, जैसे कि ले ऑफ में भी या किसी भी जगह हम कॉम्पनसेशन कंसीडर करते हैं तो उसके कॉन्टिन्यूअस सर्विस को देखते हुए कॉम्पनसेशन कंसीडर करते हैं। रिट्रेंचमेंट में भी अगर हम कॉम्पनसेशन देंगे, क्लोजर में भी अगर हम कॉम्पनसेशन देंगे तो हम देखेंगे कि उसने कितने साल कॉन्टिन्यूअस सर्विस की है। कॉन्टिन्यूअस सर्विस किसी भी जनरल एम्प्लॉय के लिए 240 डेज होती है इन अ ईयर, बट माइनिंग एम्प्लॉयज के लिए 190 डेज होती है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस सर्विस में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, 240 जो डेज होगा
या फिर 190 डेज होगा उसमें इंक्लूडेड होगा क्या, सिकनेस लीव, राइट, कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऑथराइज्ड लीव है, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होगा। और साथ ही साथ अगर उसने लीगल स्ट्राइक की है, ये जो वर्कर है उसने अगर लीगली कोई स्ट्राइक की है तो वो भी 190 डेज में इंक्लूडेड होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर कोई काम रुक गया है, काम रुका है जिसका में जो विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ वर्कर, सिजेशन ऑफ वर्क विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ वर्कर, अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो भी 190 डेज में ही इंक्लूडेड होगा, राइट। तो ये होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस सर्विस का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रोटेक्टेड वर्कमैन इज, प्रोटेक्टेड वर्कमैन के बारे में किसमें डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिस्कस किया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस एक्ट में है, ट्रेड यूनियन एक्ट में है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में है, ठीक है। ये किसमें है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। फर्स्ट थिंग किस सेक्शन में है, सेक्शन 33, ओके। और ये क्या बताता है, दैट 1% ऑफ वर्कर इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड वर्कर, ठीक है। और 1% में क्या होता है, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 100, 1% बीच में, ठीक है। प्रोटेक्टेड वर्कमैन कौन होता है, अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं तो वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं, ओके। ऑफिस बेरर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के होते हैं वो भी प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं। इनको क्या होती है, इनको इम्यूनिटी मिली होती है, कुछ कुछ चीजों से, डिस्चार्ज से, डिसमिसल से इम्यूनिटी मिली हुई होती है इनको, ठीक है, राइट। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट कम एंड लास्ट गो, एंड लास्ट कम एंड फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेंचमेंट। जब आफ्टर ले ऑफ, ठीक है, आफ्टर ले ऑफ 45 days is over and the employer has decided to retrench the employees by giving him a notice of 1 month before, 1 महीने पहले ही उसने नोटिस दे दी है कि हमें रिट्रेंच करना है। इसका नोटिस पीरियड क्या होता है, 1 मंथ का होता है ना। तो उसमें, और उस नोटिस में उसे अपना रीजन भी दिखाना होता है कि उसने क्यों रिट्रेंचमेंट किया है, रिट्रेंचमेंट करने का डिसीजन लिया है। और जो रिट्रेंचमेंट होता है वो लास्ट कम फर्स्ट गो के बेसिस पे होता है। जो सबसे फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें फ्रेंड्स जो सबसे पहले आया, मतलब जो सबसे लेट से आया है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जिसका जो भी अगर जिसका रिक्रूटमेंट अभी फिलहाल में ही हुआ है उसको हम सबसे पहले हम रिट्रेंच करेंगे, और जो सबसे ज्यादा पुराना एम्प्लॉय है उसको सबसे लेट से रिट्रेंच करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कम लास्ट गो, जो सबसे पहले आया है उसे हम लास्ट में रिट्रेंच करेंगे। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, या और जो लास्ट में आया है, जो अभी रिसेंट ज्वाइन किया है, उसे हम सबसे पहले रिट्रेंच करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल रिट्रेंचमेंट का, ताकि हमारा कम से कम लॉस हो, राइट। एम्प्लॉयर का कम से कम लॉस हो। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही होते हैं ना, तो और जितनी ज्यादा उनकी जो टाइम पीरियड है, जितनी ज्यादा उनकी जो टाइम पीरियड अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है उतनी ज्यादा वो इंटेलेक्चुअली इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए रिसेंट एम्प्लॉयज को सबसे पहले हम रिट्रेंच करते हैं, ठीक है। 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट व्हेन डिमांड इज मेड फॉर ऑल्टरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पे कोई डिमांड हो रहा है कि हमें टर्म्स एंड कंडीशन की सर्विस में प्रॉब्लम है, हमें चेंज कराना है, उसके कारण डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं कंसीडर किया जाता है, ओके। इट इज कंसीडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट व्हेन लॉकआउट इज इन डिस्गाइज ऑफ क्लोजर, ठीक। यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, क्यों, लॉकआउट इज इन डिस्गाइज ऑफ क्लोजर। इसका मीनिंग क्या है, हम कह रहे हैं कि हम लॉकआउट कर रहे हैं पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। लॉकआउट डिस्गाइज मतलब क्या होता है कि उसके बदले में उसे झूठ बता करके लॉकआउट बता तो रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, क्लोजर, ठीक। अगर ऐसा एम्प्लॉयर करता है तो वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, ठीक। ऑब्वियसली होना ही चाहिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा
वो होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ओनली 2 इज ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 requires advance notice to be given for strike and lockout, ठीक है, in public utility service only, ठीक। Which of the following specified serving of notices for strike and lockout in non-public utility service too? See, अगर जो स्ट्राइक और लॉकआउट होता है उसमें हम लोग नोटिस देते हैं, ये किसमें मेंशन किया हुआ है कि नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशन है, किसमें मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 22 में। आपको याद होगा फ्रेंड्स, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो स्ट्राइक और लॉकआउट की नोटिस होती है वो हमें ऑन और बिफोर 14 डेज ऑफ स्ट्राइक हमें देनी है। वन ऑफ द कंडीशन इज दैट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज दोनों में हम स्ट्राइक कर सकते हैं और नोटिस सर्व कर सकते हैं। ये किसमें बताता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन जो इंडस्ट्री का होता है वो बताता है, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होता है, जो कि नेसेसरी होते हैं सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जांपल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल, वाटर, थर्मल पावर स्टेशन, स्टील प्लांट्स, ऑल दोज आर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, राइट। 12, Which of the following is true as per the provision of Industrial Dispute Act? क्या सही है, ठीक। Employer need not issue any notice of change in respect of 4th Schedule of Act where 4th Schedule of Act में notice of change रहता है। ये मैंने अपने लास्ट सेशन में भी क्लियरली डिस्कस किया था। जो नोटिस ऑफ चेंज होता है वो कितने दिनों के अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स, 21 डेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयर वर्किंग आवर में कोई चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसे नोटिस देना है 21 डेज बिफोर उसे नोटिस देना है दैट ऑन द 22nd डे वी विल बी चेंजिंग द कंडीशन ऑफ वर्किंग आवर, ठीक है। और बिफोर 21 डेज वो सारा चेंज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। वो जो चेंज जो भी होगा वो कब होगा, 21 दिन के बाद ही होगा, आफ्टर गिविंग नोटिस, ठीक। तो डिड नॉट इशू कब नहीं इशू करेगा, सी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल अफेक्टिंग वर्कमैन। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर कोई मैटर अफेक्ट कर रहा है तो उसमें तो वो अगर कोई मैटर है जो कि वर्किंग कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है तब तो हम नोटिस ऑफ चेंज तो इशू होगा ही होगा, ठीक है। इसमें भी नोटिस ऑफ चेंज इशू करेंगे हम, कंडीशन ऑफ सर्विस एप्लीकेबल टू एनी वर्कमैन, इसमें भी हम नोटिस ऑफ चेंज इशू करेंगे। लेकिन नोटिस ऑफ चेंज हम इशू नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, अगर कोई चेंज कब हो रहा है, किसी परसुएंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ एनी सेटलमेंट। अगर कोई सेटलमेंट आया, ठीक है, वो सेटलमेंट को इंडस्ट्री परस्यू कर रही है एंड दैट रिक्वायर्स एनी चेंज, तो नोटिस ऑफ चेंज को इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर एज ए पार्ट ऑफ अवार्ड, एज ए पार्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना। सेटलमेंट हमें कब कब मिलता है फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, इन दोनों प्रोसेस में सेटलमेंट मिलता है, ठीक। सेटलमेंट इज अवार्ड, ठीक है। इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, 1 साल की होती है मिनिमम, राइट। उसके कारण कोई अगर चेंज आ रहा है तो हमें नोटिस ऑफ चेंज इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। नोटिस ऑफ चेंज हम इन दोनों कंडीशन में इशू करते हैं, ठीक है। Next, question number 13. Before the Industrial Dispute Act was implemented in the 1947, which act took care of industrial disputes? इसका आंसर होगा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी थी फ्रेंड्स डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, पर इसमें इतने ज्यादा डिटेल्ड प्रोविजन नहीं थे जितना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या क्या बताता है, प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे करना है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे करना है, स्ट्राइक, लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट के प्रोविजन क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में क्या क्या होगा, ये सारा कौन बताता है, इसमें बताता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में इतना ज्यादा डिटेल कुछ भी नहीं था, और मेनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो अपहीवल्स हुए उसके बाद फिर लगा कि नहीं, एक बॉडी होनी चाहिए जो कि स्मूथली हैंडल करे सारे डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ताकि बाद में कोई बड़ा मसला, कोई बड़ा इश्यू ना बन जाए। इसीलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आई थी कब, 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट 14, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस वाज लिस्टेड इन द एक्ट इन विच ईयर ऑफ अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमें कुछ अमेंडमेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है
इस सेशन में सबसे पहला अमेंडमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है 1982। 1982 में अमेंडमेंट आई थी किसके लिए? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो कि शेड्यूल 5 में लिस्टेड है। शेड्यूल 5 में लिस्टेड है ना अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। उसके बारे वो कब ऐड हुई थी? वो कब ऐड हुई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में? 1982 के अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेनल्टीज फॉर कमिटिंग एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आर, ठीक, इसकी जो पेनल्टी है वो क्या है? 6 month imprisonment, ट्रू। 100 rupees fine, yes। It's not 100 friends, it's 1000, sorry for that, 1000 rupees fine it will be, and both, see both, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होता है एज पर शेड्यूल 5 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसको कि 1982 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, तो हमें जो फाइन, जो पेनल्टी लगेगी वो बोथ ए एंड बी, 6 month इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपए होगी। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर अगर हम कंसिडर करें तो आ जाएगा कि अगर हम कोई भी अवार्ड या सेटलमेंट को, सॉरी, अगर कोई अवार्ड या सेटलमेंट एम्प्लॉयर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर किसी वायलेंस या किसी और फोर्स में वो इंडल्ज हो रहा है, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज और डिसमिस करता है वर्कमैन को नॉट इन गुड फेथ, ठीक है, कुछ झूठ मूठ बोल करके कुछ अगर डिस्चार्ज या डिसमिस कर रहा है, ठीक, और बहुत ज्यादा इंटरफेयर करके एक इलेजिटिमेट तरीके से डोमिनेट करना, तो ये सारा जो होता है वो ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन क्या क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन को स्टेज करना झूठ मूठ का, ठीक है, टू इंडल्ज इन एक्ट ऑफ फोर्स और वायलेंस, ठीक, टू रिफ्यूज बार्गेन कलेक्टिवली, ओके। तो इस तरीके से जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं वो इसमें आते हैं, सेक्शन 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, पेनाल्टीज फॉर कमिटिंग इलीगल स्ट्राइक आर, इलीगल स्ट्राइक अगर हो रहा है, इलीगल स्ट्राइक क्या क्या कब होता है? जब स्ट्राइक इज नॉट पर एज सेक्शन 22, जब स्ट्राइक इज नॉट पर एक्शन सेक्शन 23, तो क्या होता है? स्ट्राइक क्या होता है? वो इलीगल होता है, ठीक। इलीगल स्ट्राइक जो, अगर स्ट्राइक लीगल है तो वो आपके कॉन्टिन्यूअस सर्विस में कंसीडर की जाएगी, ठीक है, और अगर स्ट्राइक इलीगल है तो आपकी कॉन्टिन्यूअस सर्विस में कंसीडर नहीं की जाएगी, है ना। अगर स्ट्राइक लीगल है तो आपको उस पीरियड का कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर स्ट्राइक इलीगल है तो हो सकता है तो उस पे आपको जितने दिनों तक आपने इलीगल स्ट्राइक कंडक्ट की है उतने दिनों तक आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसकी पेनल्टीज क्या होती है? 1 month इम्प्रिजनमेंट, बिल्कुल सही। 50 rupees फाइन, बिल्कुल सही। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। और पेनल्टीज फॉर कमिटिंग इलीगल लॉकआउट क्या होता है फ्रेंड्स? सेम होता है, बस एक डिफरेंस है, 50 की जगह 1000 रुपए फाइन होता है इलीगल लॉकआउट के लिए, ठीक है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, if there are 2000 workmen in an establishment, then what is the number of protected workmen in that establishment, right? protected workmen के बारे में हमने भी डिस्कस किया था, क्या होता है वो? मिनिमम 1% होना चाहिए, सॉरी 1% तो होना ही चाहिए, and number lies between minimum 5 to maximum 100, ठीक है। तो अगर हम 1% निकालेंगे तो इसका 2 0 हटा देंगे, कितना बचा? 20 लाइज बिटवीन 5 and 100, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए। इफ ऑर्डर ऑफ ले ऑफ कॉपी इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयर विद इन डैश डेज, then the permission applied deemed to be granted on the expiry of said dash days। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं यूजीसी नेट पे, समझिए क्या बोल रहा है, ठीक। हम जब भी ले ऑफ करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें 30 days का नोटिस देना पड़ता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है। 30 दिन का हमें नोटिस किसको दिया? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से क्या आता है? फिर रिप्लाई आता है दैट इट इज ओके, यू कैन ले ऑफ, ठीक है, ऐसा होता है, राइट। अगर जो ऑर्डर ऑफ ले ऑफ कॉपी इज नॉट कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयर विद इन 60 days, जो अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है
उसने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया विद इन 60 डेज, 60 दिनों तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई भी नहीं बताया कि आप ले ऑफ कर सकते हो नहीं कर सकते, कुछ भी उनके तरफ से रिप्लाई नहीं आया, तो then the permission applied deemed to be granted on the expiry of said 60 days. अगर सरकार जो है, जो सरकार नहीं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो 60 दिनों तक कोई रिप्लाई ही नहीं की, तो ये इट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रांट हो जाता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेड व्हाट 60 डेज। ठीक है, 30 दिन के लिए, 30 दिन के पहले हम नोटिस देते हैं। ठीक, अगर सरकार ने रिप्लाई कर दिया तो फिर तो ठीक है, अगर 60 दिन तक रिप्लाई नहीं किया तो जो परमिशन होता है उसे समझ लिया जाता है कि ग्रांट हो गया है ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट 60 डेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज। अगर एम्प्लॉयर जो है वो क्लोज कर रहा है, क्लोजर है, तो कितना कंपनसेशन देगा? वो कंपनसेशन देगा कितना? 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का कंपनसेशन वो हर किसी को देगा। नेक्स्ट 3 मंथ जिसकी भी सैलरी जितनी होनी है उतना वो सबको कंपनसेशन देगा। 20, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज कंसिडर्ड डिस्क्वालिफाइड इफ। ठीक, इसका तो सबसे पहला आंसर है फ्रेंड्स ये। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की, वो उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? 65। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनको क्या होना है? उनको एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना है। ठीक, उनको एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना है, वो किसी भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का कोई भी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना वर्क्स कमेटी में इतने नंबर्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के, और जीआरसी में भी चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में भी इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर चाहिए। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उन सारी कमिटीज का, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। तो ये अगर, तो ये भी हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड का। तो डिस्क्वालीफाइंग का कंडीशन बी है और सी है, नहीं सॉरी, ए है और बी है। ठीक है, 65 साल के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसीलिए बोथ ए एंड बी विल बी आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट 21, द वर्कमैन हु इज अग्रीव्ड ऑफ डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, may prefer an appeal to employer who is required to dispose the same within how much time। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सारा ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कब आई थी? ये आई थी आईडी एक्ट के 2010 के अमेंडमेंट में आई थी। ठीक, 2010 से पहले हमारे पास कौन सी बॉडी थी? ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी। इसके बदले में क्या थी? ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी थी, जो कि कहाँ पे एप्लीकेबल थी? उस इंडस्ट्री में जहाँ पे 50 से ज्यादा वर्कमैन हो। ठीक, ये आई 2010 का अमेंडमेंट में, और ये एप्लीकेबल है उस इंडस्ट्री में जहाँ पे 20 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कवर हो जाए। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जीआरसी में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं? 6 नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। इसमें भी, यहाँ पे भी वही फंडा है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, जिसमें कि मिनिमम एक वुमेन होनी चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमेन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर भी हो सकता है, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकती है, एक वुमेन तो होना ही चाहिए। और इसके पास जो भी डिस्प्यूट आती है वो कितने दिनों में सॉल्व करती है? ये 45 डेज। 45 डेज में इसे अपना डिस्प्यूट सॉल्व करके रिपोर्ट दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो डिसीजन इसने दे दिया, ठीक है, विद इन 45 डेज इसने डिसीजन दे दिया, बट जो वर्कमैन है वो स्टिल अग्रीव्ड है। वर्कमैन हु इज अग्रीव्ड ऑफ डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी मे प्रेफर एन अपील टू एम्प्लॉयर। तो वो क्या करता है? फिर वो एम्प्लॉयर को अपील करता है कि आपकी जो कमिटी है उसने मुझे ठीक से डिसीजन नहीं दिया है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज द सेम विद इन हाउ मच टाइम। तो फिर जो एम्प्लॉयर होता है वो फिर इसके लिए स्टेप उठाता है, वो फिर जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है कितने दिनों में? 30 दिनों में। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, 30 दिन का कंसेप्ट। अगर यहाँ से 45 डेज से अगर वर्कमैन अनसेटिस्फाइड है तो वो एम्प्लॉयर को अप्रोच करेगा, और एम्प्लॉयर को विद इन 30 डेज वो जो डिस्प्यूट है, जो भी रिमेनिंग मैटर है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है विद इन 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
In dash year of amendment, the provision of layoff and worker was extended to plantation worker. 1954. हमने क्या क्या पढ़ा है फ्रेंड्स? 1982 के अमेंडमेंट में का क्या आई थी? अनफेयर लेबर प्रैक्टिस. 2010 के अमेंडमेंट में क्या आई थी? ग्रीवेंस रिडक्शन कमेटी. ठीक है. और 1954 के अमेंडमेंट में क्या आई थी? प्रोविजन ऑफ ले ऑफ एंड वर्कर, इट वाज एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर. ठीक है. तीन अमेंडमेंट हमें अभी याद हो गए. राइट. नेक्स्ट, the provision of minimum of 1 year and maximum of 3 years of operation under the Industrial Dispute Act is related to which of the following? इसका आंसर होगा क्या? अवार्ड. अवार्ड जो हमें आर्बिट्रेशन या एडजुडिकेशन से मिलता है, उसका तो आपको पता है फ्रेंड्स, वो एप्लीकेबल कितने दिनों के लिए होता है? 1 साल के लिए वो जो अवार्ड होता है वो एप्लीकेबल होता है. ठीक है. और जिस दिन से अवार्ड दिया गया, जिस दिन से प्रोसेस कंप्लीट अवार्ड दिया गया, उसके नेक्स्ट 30 डेज तक गवर्नमेंट को अवार्ड क्या होता है? पब्लिश करना पड़ता है. राइट. तो जो गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं अवार्ड को और मॉडिफाई भी कर सकती है. तो वो सब जो अगर करती है तो फिर जो अवार्ड है उसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा. तो मैक्सिमम कितने दिनों तक एक्सटेंड हो सकता है? 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम. ठीक है. तो ये मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 इयर्स आएगा. तुमको आपको बस क्या करना है? अवार्ड पे ही चेक करना है. राइट. नेक्स्ट 24. हाउ मच इज द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन? ले ऑफ हो गया. ले ऑफ के 45 दिन के बाद रिट्रेंचमेंट हो रहा है, तो रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन कितना होगा? रिट्रेंचमेंट कैसे होता है? लीफो में होता है. रिट्रेंचमेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 200 इसमें डेफिनेशन दिया है. ठीक है. 1 मंथ का नोटिस होता है रिट्रेंचमेंट का. राइट. अब इसका आंसर होगा 15 डेज ऑफ सैलरी ड्रॉन फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड. ठीक. सपोज कि एक कोई वर्कर है जिसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? 10K. ओके, पर मंथ. तो 15 डेज ऑफ सैलरी, और उसने काम कितना किया है? 5 इयर्स तक उसने काम किया है. ठीक है. तो 15 डेज ऑफ सैलरी कितनी हो जाएगी? 5K हो जाएगी. राइट. फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड. यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमें कंसिडर कर लेना है क्या? कॉन्टिन्यूअस सर्विस. ठीक है. तो 5 ईयर का क्या हो जाएगा? 5 into 5 दैट इज 25K. तो उसको जब रिट्रेंच किया जाएगा तो उसे कितना कंपनसेशन मिलेगा? 25K का कंपनसेशन मिलेगा. ठीक है. राइट. क्वेश्चन 25. In which year of amendment? This is the 4th amendment which we are reading in this session, right? In which year of amendment definition of industry has been revised over a matter in 1978? 1978 में एक dispute हुआ था, एक matter हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो चेंज करनी पड़ी थी, अमेंड करनी पड़ी थी. ये कब हुआ था? 1982 में. तो 1982 में 2 अमेंडमेंट हुए हैं. डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री चेंज हुई है और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस शेड्यूल 5 में ऐड हुआ है. राइट. नेक्स्ट 26. ये बस आपके पास्ट नॉलेज को चेक करने के लिए कि कितना याद है. राइट. किस हिस्टोरियन ने कौन सी बुक लिखी है? किस साइंटिस्ट ने? जो हमारे टेनेनबॉम जी ने जो कि इंडस्ट्री रिलेशन के मैन वर्सेस मशीन अप्रोच को बताए थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने लिखी थी अ फिलॉसफी ऑफ लेबर. ठीक है. ये बुक लिखी थी. जो सेलिक पर्लमैन जी जो है वो थ्योरी ऑफ स्कार्सिटी ऑफ कंसिस्टेंस से रिलेटेड है. उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट. बिल्कुल ये क्वेश्चन कोई किसी न किसी तरीके से आएगा ही. एक बुक का नाम दिया रहेगा और उसका राइटर कौन है? आना ही है. सिडनी वेब. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा. इसने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. और कार्ल मार्क्स जी ने कौन सी बुक लिखी थी? द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी. राइट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 AD BC CBG. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. कौन से सेक्शन में कौन कौन सी जो मशीनरीज है वो डिफाइन की हुई है? राइट. देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल है, ये तीनों बॉडीज किसके लिए है? जो ये सेटलमेंट मशीनरीज है. राइट. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये दोनों क्या है? प्रिवेंशन मशीनरीज है, डिस्प्यूट के होने से पहले. ठीक है.
हाँ ठीक है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन सॉरी इट विल ऑल्सो कम इन सेटलमेंट, राइट। तो हमें देखेंगे कि कौन कौन सा किस सेक्शन में है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज इन सेक्शन 6, लेबर कोर्ट इज इन सेक्शन 7, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A, नेशनल ट्रिब्यूनल 7B एंड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन किस में है, सेक्शन E में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी का क्या है, डी का ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मैच द फॉलोइंग मशीनरीज एंड डेज विद इन विच दे हैव टू सेटल और रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड सबमिट देयर रिपोर्ट्स। ठीक, कौन सी बॉडीज को कितने दिनों में अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कितने दिनों में रिपोर्ट सबमिट करती है, 6 मंथ्स में। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल ये दोनों कितने कितने दिनों में सबमिट करती है, 3 मंथ्स में करती है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इसे अपना रिपोर्ट कितने दिनों में सेटल करना है, 45 डेज में। और कॉन्सिलेशन ऑफिसर को कितने दिनों में करना है, 14 डेज। इट इज इंक्रीजिंग इन दिस वे। ठीक है, आपको ये सारा पढ़िए और इसको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पॉइंट नंबर 1।